वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का सेशन। बेटा, इन टुडे सेशन आई विल बी टेकिंग अप एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा, ये वाला चैप्टर हमने क्लास में भी कवर करा हुआ है, बट जिनका अटेम्प्ट मई 2026 में है, उनका जो स्टडी मैट आया है उसमें तो इन्होंने अपडेटेड चैप्टर डाल दिया है। लेकिन जो जनवरी 26 के लिए बेटा मटेरियल था, उसके अंदर अभी भी आउटडेटेड वाला जो था टॉपिक या ये चैप्टर कह लीजिए आप, अपलोडेड था। एंड आरटीपी के अंदर अमेंडमेंट की फॉर्म में इन्होंने आपको ये अमेंडमेंट जो है दे रखी है। सो वी विल बी कवरिंग अप दिस पार्ट। हम सिर्फ अमेंडमेंट और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वी विल बी टेकिंग अप दैट ओनली इन दिस सेशन, क्योंकि बाकी आप लोगों ने मेरे साथ जो है वो कवर करा हुआ है इन द रेगुलर लेक्चर्स। सो आई विल बी टेकिंग अप ओनली द अमेंडमेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो बेटा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आप इतना जानते हैं दैट एंटिटीज दो तरीके की हो सकती हैं। वन इज द कॉर्पोरेट वन एंड अदर वन इज द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, राइट। तो जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, उसको आपने कैसे पढ़ा था? उसको आपने ना लेवल्स के अंदर डिवाइड किया था इनटू लेवल 1 2 3 4। तो जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले मैं आपको उस कंटेंट के ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा, आप लोगों ने मेरे साथ पहले क्या पढ़ा था। हमने पहले बेटा कुछ ऐसा पढ़ा था। ये पहले आप लोगों ने जो पढ़ा था एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, आपने ये चीज पढ़ी थी कि क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन कंपनी एंटिटीज फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 2021 में जो मीटिंग हुई थी, 400th मीटिंग, उसके अंदर नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए स्कीम बताई गई थी कि कैसे एप्लीकेबिलिटी होगी। तो उन्होंने कहा नॉन कंपनी एंटिटीज को हम 4 लेवल में बांट सकते हैं, कि जो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के चलेंगे या जो अकाउंटिंग पीरियड से शुरू होगा 1 अप्रैल 2020 से, तो उनके लिए हम एंटिटीज को 4 लेवल में बांटेंगे, लेवल 1 2 3 एंड 4। जहां पर लेवल 1 लार्ज एंटिटीज होगा, लार्ज साइज एंटिटी। लेवल 2 इज द मीडियम, लेवल 3 इज स्मॉल एंड लेवल 4 इज माइक्रो। तो हम इसको माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज बोल देते थे। ठीक है, लेवल 2 3 4 को रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप इनको बेसिकली जब तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, लेवल 2 3 एंड 4, तो हम इसको माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम बोल देते हैं। माइक्रो क्या है? लेवल 4। स्मॉल क्या है? लेवल 3। और मीडियम क्या था? लेवल 2। तो अब रिलैक्सेशन के मामले में आप जानते हैं दैट देयर वाज वेरिएशन इन द रिलैक्सेशन एंड एग्जम्पशंस डिपेंडिंग ऑन द लेवल एंटिटी। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन आपने टर्नओवर का एक क्राइटेरिया पढ़ा था। एक्सक्लूडिंग द अदर इनकम द टर्नओवर इज मोर देन 250 करोड़, एक्सीडिंग 250 करोड़, बोरोइंग जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ अबव। जब आपने लेवल 2 पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो लेवल 1 नहीं है और जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, 250 करोड़ तक है, बोरोइंग जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 50 करोड़ तक है, और होल्डिंग एंड सब्सिडरी। लेवल 3 के अंदर हमने पढ़ा था कि टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ तक है, और बोरोइंग 2 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक है। एंड लेवल 4 के लिए हमने कहा था जो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में फॉल नहीं करती, यानी और उसकी टर्नओवर जो है दैट इज नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़, एंड बोरोइंग इज नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़। तो ये आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन अब ये चैप्टर जो है हो गया है थोड़ा सा चेंज। ठीक है, और क्या चेंज आया आपका? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के अंदर उन्होंने ये चेंज करा बच्चे। काउंसिल की मीटिंग हुई एक, 433rd मीटिंग, विच वॉज हेल्ड ऑन अगस्त 13 to 15 ऑफ 2024। तो उन्होंने जो क्राइटेरिया था नॉन कंपनी एंटिटीज को रिकॉग्नाइज करने का, उसको चेंज कर दिया। कहते हैं जो ये रिवाइज स्कीम है वो कब से इफेक्टिव होगी? जो भी अकाउंटिंग पीरियड शुरू होगा ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024। तो 1 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स जो क्लासिफिकेशन करी जाती है नॉन कंपनी एंटिटीज की, दैट नॉन कंपनी एंटिटीज इज नॉट बेस्ड ऑन द लेवल्स बट इट इज बेस्ड ऑन द लार्ज एंटिटी। कह रहे हैं यहां तो देखो वो लार्ज एंटिटी होगा, ठीक है, या वो एमएसएमई होगा। उन्होंने क्या करा, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, जो पहले अलग अलग लेवल पर डिवाइड करा हुआ था, लेवल 4 3 एंड 2, अब उसको उन्होंने एक कंबाइंड कर दिया, एक सिंगल कैटेगरी बना दी। सो अब जो दो कैटेगरीज हैं, वन इज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज, दूसरा है लार्ज एंटिटीज। कहते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटिटी का मतलब उन्होंने बता दिया। कह रहे हैं लार्ज एंटिटी वो है विच इज नॉट एन एमएसएमई। कह रहे हैं जो एमएसएमई नहीं है वो लार्ज एंटिटी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो आप एमएसएमई में फॉल कर गए। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, देन यू आर अ लार्ज एंटिटी। और लार्ज एंटिटी हो तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्कोप जो है वो वाइड हो जाएगा।
कह रहे हैं एमएसएमई का मतलब क्या है, एक नॉन कंपनी एंटिटी जिसके इक्विटी या डेट सिक्योरिटीज ना ही लिस्टेड है ना ही इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। अगर आप ध्यान दो, जिसको लेवल 1 2 3 4 याद है तो उसके लिए मुश्किल नहीं है ये। लेवल 1 में था कि जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। यहां पर उन्होंने बोल दिया कि जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। अगला क्या था, विच इज द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एन इंश्योरेंस कंपनी, राइट। वहां पर ऐसा कुछ पड़ा था लेवल 1 में। उन्होंने उसका रिवर्स कर दिया एमएसएमई की डेफिनेशन में, कह रहे हैं जो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। देन जिसकी टर्नओवर एक्सक्लूडिंग द अदर इनकम डज नॉट एक्सीड 250 करोड़। अगर याद हो लेवल 1 में क्या था, एक्सीडिंग 250 करोड़। यहां पर क्या बोल दिया, नॉट एक्सीडिंग 250 करोड़। ठीक है। बोरिंग्स के बारे में क्या था, 50 करोड़। कह रहे हैं जिसकी बोरिंग्स नॉट इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़ है, यानी अगर 50 करोड़ या उससे कम बोरिंग्स है देन यू आर अ एमएसएमई। 50 करोड़ से ज्यादा की बोरिंग्स हो गई, लार्ज एंटिटी। आखिरी पॉइंट होता था होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ एनी ऑफ अबव। यहां बोल दिया नॉट अ होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ एंटिटी विच इज नॉट अ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम साइज एंटिटी। कह रहे हैं आप होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं हो किसी ऐसी एंटिटी की जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज एंटिटी नहीं। तो अब इन्होंने बोला कि एक नॉन कंपनी एंटिटी जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी एमएसएमई में इफ द कंडीशंस मेंशन देयरइन आर सेटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड। जो भी रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड है अगर उसके एंड में कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो आप जो है एमएसएमई के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लार्ज एंटिटी जो होती है वो क्या है, एक नॉन कंपनी एंटिटी जो कि एमएसएमई नहीं है। लार्ज एंटिटीज को कह रहे हैं कंप्लाई करना है इन फुल विद ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आप एक लार्ज एंटिटी में फॉल कर गए, नाउ यू हैव टू कंप्लाई विद ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहले आपने देखा था कि लेवल 1 के अंदर कुछ अलग लिस्ट थी, लेवल 2 की अलग थी, 3 की अलग थी, 4 की अलग थी। अब वो कहते हैं आप अगर लार्ज एंटिटी हो तो आपको सारे ही क्या करने हैं, स्टैंडर्ड लगा के चलने हैं। देन सर्टेन एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन हैव बीन प्रोवाइडेड टू एमएसएमई। एमएसएमई को कुछ एग्जम्पशन रिलैक्सेशन आज भी है। तो कह रहे हैं कि ये जो अनाउंसमेंट है ये सुपरसीड करती है अर्लियर अनाउंसमेंट, यानी जो आपने पहले पढ़ा क्लासिफिकेशन ये उसको सुपरसीड करके चल रहे हैं, तो दिस विल बी ओवरराइड। अनाउंसमेंट रेलिवेंट नहीं है नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए जिनको इंडियस फॉलो करने हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। कहना है कि ये अनाउंसमेंट उनके लिए रेलिवेंट नहीं है जिनको इंडियस के साथ कंप्लाई करके चलना है, ठीक है। या जो नॉन इंडिया नॉन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली कंपनी, नॉन कंपनी एंटिटीज विच में बी रिक्वायर्ड टू फॉलो इंडियस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर द रेलिवेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू सच एंटिटी। कह रहे हैं जो ये चेंजेस होंगे अराइजिंग फ्रॉम दिस अनाउंसमेंट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड while publishing the updated कंपेंडियम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा आपका इंस्टीट्यूट क्या करता है, टाइम टू टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ना बुकलेट रिलीज करता रहता है अपडेटेड, जो भी अमेंडमेंट्स हुई होती हैं, जो भी चेंजेस हुए होते हैं। तो कहते हैं कि जो ये चेंजेस हैं दैट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द अपकमिंग एडिशंस। एडिशनल रिक्वायरमेंट उन्होंने फिर आपको दे दी है। एडिशनल रिक्वायरमेंट इज मोर और लेस सेम। बस जो बात हम पहले लेवल वाइज करते थे अब वो हम एमएसएमई के एंगल से करेंगे। कह रहे हैं एक एमएसएमई जो अवेल करके चल रहा है एग्जम्पशन या रिलैक्सेशन, वो क्या डिस्क्लोज करके चलेगा नोट्स के थ्रू, दैट इट इज अ एमएसएमई एंड हैज कंप्लाइड विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन सो फार दे आर एप्लीकेबल टू एमएसएमई। कह रहे हैं कि हम एक एमएसएमई है जो स्टैंडर्ड हम पे लगते हैं हमने लगाए हैं। कह रहे हैं वेयर एन एमएसएमई हैज क्वालिफाइड फॉर एनी एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन प्रीवियसली बट नो लॉन्गर क्वालिफाइज फॉर द रेलेवेंट एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। कह रहे हैं अगर एक एमएसएमई ने पहले किसी एग्जम्पशन या रिलैक्सेशन के लिए क्वालिफाई करा था, लेकिन अगर अब आप वो एग्जम्पशन या रिलैक्सेशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हो करंट अकाउंटिंग पीरियड में, तो जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स या रिक्वायरमेंट्स हैं वो करंट पीरियड से एप्लीकेबल हो जाएंगे। और जो प्रीवियस ईयर के फिगर्स हैं आपको वो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, मेरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर नाउ सीज टू बी एन एमएसएमई। आपने सिमिलर पॉइंट पहले पढ़ा था लेवल वाइज, कि अगर आप पहले लेवल 3 में थे और आपको कुछ एग्जम्पशन अगर मिल रही थी और अब आपको एग्जम्पशन नहीं मिल रही बिकॉज अब आप लेवल 3 में नहीं रह रहे, आप लेवल 2 में चले गए, तो आपको करंट पीरियड से आप क्या करेंगे, वो स्टैंडर्ड लगाओ, प्रीवियस के फिगर्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। सेम चीज मैं एमएसएमई के एंगल से बोली, द फैक्ट दैट इट वाज एन एमएसएमई इन द प्रीवियस पीरियड एंड इट हैज अवेल्ड द एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन शैल बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहे बस आप नोट्स के अंदर लिख देना कि भाई हम पिछले साल एमएसएमई थे, हमने कुछ एग्जम्पशन रिलैक्सेशन अवेल करी थी, ठीक है, तो हमने प्रीवियस ईयर की फिगर्स जो है उनको हमने रिवाइज नहीं करा है, बस आप ये बता दीजिएगा। कह रहे हैं एक एंटिटी जो प्रीवियसली एमएसएमई नहीं थी अब सब्सिक्वेंटली वो एमएसएमई बन जाती है, तो कह रहे हैं वो क्वालिफाई नहीं करेगी एग्जम्पशन या रिलैक्सेशन के लिए
जब तक वो एमएसएमई नहीं रहती है 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए, मतलब आपको लगातार 2 साल एमएसएमई रहना होगा, तब जाकर आप एग्जाम्पशन अवेल कर पाएंगे, अदरवाइज आप एग्जाम्पशन अवेल या रिलैक्सेशन अवेल नहीं कर पाएंगे अगर आप पहले एमएसएमई नहीं थे। अगर एमएसएमई क्या करती है, ऑप्ट करती है कि वो एग्जाम्पशन या रिलैक्सेशन अवेल नहीं करना चाहती, तो एन एमएसएमई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बट नॉट ऑल ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर एक एमएसएमई ये ऑप्ट करती है कि भाई वो एग्जाम्पशन या रिलैक्सेशन बच्चे अवेल नहीं करना चाह रही, ठीक है, जो एमएसएमई को अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बट नॉट ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वो डिस्क्लोज करके चलेगी जो भी एग्जाम्पशन या रिलैक्सेशन जो है उसने अवेल करी। अगर एमएसएमई जो है वो ऑप्ट करती है नॉट टू अवेल एनी और मोर ऑफ द एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन अवेलेबल, तो उसको कंप्लाई करना होगा रेलिवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, सिमिलर पॉइंट जो आप पहले भी आपने पढ़ा होगा लेवल में। एंड एमएसएमई में ऑप्ट फॉर अवेलिंग द सर्टेन एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन फ्रॉम कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स prescribed in accounting standard provided that partial exemption or relaxation and disclosure shall not be permitted। कह रहे हैं आप क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो कुछ एग्जाम्पशन या रिलैक्सेशन टू कंप्लाई विद द रिक्वायर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, बट आप पार्शियल एग्जाम्पशन या रिलैक्सेशन अवेल नहीं कर सकते। नाउ टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू द नॉन कंपनी एंटिटीज, बेटा उन्होंने एनेक्स्टर 1 में दे दिया कि 1 अप्रैल 2024 से आप नॉन कंपनी एंटिटीज जो हैं उनको कौन कौन से स्टैंडर्ड्स जो हैं लगेंगे, तो आप देखोगे सारे स्टैंडर्ड्स की लिस्ट दे दी पहले इन्होंने, फिर कहते हैं कि जो देखो लार्ज नॉन कंपनी एंटिटीज हैं उनको सारे स्टैंडर्ड के साथ फुली अप्लाई करना है। कह रहे हैं जो एमएसएमई वाले हैं उनको किसके साथ एंटायरिटी नहीं अप्लाई करना, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी, आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं बनाना, आपको अर्निंग पर शेयर वाला स्टैंडर्ड AS20 फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला स्टैंडर्ड फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एन एमएसएमई डज नॉट रिक्वायर टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेगमेंट रिपोर्टिंग और अर्निंग पर शेयर और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटिव पार्टी डिस्क्लोजर एंड 28 के बारे में बोल दिया उन्होंने, ठीक है। कह रहे हैं इंपेयरमेंट ऑफ द एसेट्स, कह रहे हैं एप्लीकेबल नहीं है इन देयर एंटायरिटी टू एमएसएमई, कहेंगे जिसकी टर्नओवर जो है 50 करोड़ एक्सीड नहीं कर रही। अब बेटा पता है इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो एग्जाम्पशन या रिलैक्सेशन पहले लेवल 2 3 4 को अवेलेबल थी, मोरलेस वैसी ही एग्जाम्पशन या रिलैक्सेशन दे दी, बट बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया। कहते हैं AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर और AS28 वो एप्लीकेबल नहीं होगा एंटायरिटी टू द एमएसएमई, किस पे नहीं लगाया, जिसकी टर्नओवर जो है 50 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में, या जिसकी बोर्विंग्स जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही। तो अगर आप 50 करोड़ और 10 करोड़ की अगर लिमिट को याद करो, तो अभी देखो हमने एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हमने पहले वाले नोट्स जो है वो भी हमने देखे थे। तो पहले वाले नोट्स के ऊपर बेटा अगर आप आओ एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, देखो जरा 50 वाली और 10 करोड़ वाली लिमिट कहां पे थी, दैट वाज लेवल 3, टर्नओवर 50, बोर्विंग कितना था 10 करोड़। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो देखो जरा यहां पर दिया हुआ था लेवल 3 की एग्जाम्पशंस, देखो लेवल 3 के ऊपर AS18 एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो क्या करा इन्होंने, बस इन्होंने सेम ही चीज रखी है, जस्ट इन्होंने लेवल 1 2 3 को अब कंबाइन लेवल 1 सॉरी लार्ज एंड लेवल 2 3 4 को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम का नाम देते हुए उन्होंने एग्जाम्पशंस या रिलैक्सेशन देने का तरीका चेंज कर दिया, उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर दिया। तो कहते हैं जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है उसके ऊपर AS18 नहीं लगेगा, AS28 नहीं लगेगा, या बोर्विंग्स जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही, या होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं हो ऑफ एमएसएमई, ठीक है। देन रिलैक्सेशन या एग्जाम्पशन फ्रॉम सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कह रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है एमएसएमई में नॉट कंप्लाई विद पैराग्राफ 87, कह रहे हैं एमएसएमई पैराग्राफ 87 के साथ ना अप्लाई करे, ठीक है, मतलब मे नॉट नॉट कंप्लाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। AS11 पैरा 44, AS15 इसके अंदर उन्होंने वही चीज करी हुई है कि एमएसएमई जो है वो कंप्लाई नहीं करेंगे विद द फॉलोइंग पैराग्राफ। तो पैरा नंबर 11 टू 16 के बारे में कुछ बोला, देन 46 टू 139 के बारे में, सो यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट मच डेप्थ कि कौन से पैराग्राफ्स हैं टू बी स्पेसिफिक। देन AS19 में भी कुछ पैराग्राफ बता दिए, AS22 के अंदर कुछ पैराग्राफ्स बता दिए, AS26 के अंदर कुछ पैराग्राफ बताए हैं, AS28 के अंदर कुछ पैराग्राफ्स बताए हैं, AS29 के अंदर सर्टेन पैराग्राफ्स बताए हैं। तो आप वैसे बस ध्यान रख लीजिए दैट देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड जिसके अंदर कुछ एक रिलैक्सेशंस हैं, वो कौन कौन से हैं स्टैंडर्ड, जैसे AS10 is there, AS11 is there, AS15 is there, AS10 11 15 19 22 26 and 28, then 29,
अब उसने बोला इन केस ऑफ एमएसएमई जनरली ट्रांजेक्शन नहीं होती हैं जो AS14 में कवर हो रही है, अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन या ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन या ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स AS27, यानी कह रहे हैं यूजुअली AS14 या 27 नहीं लग रहा होता है एमएसएमई पे, ठीक है। देयरफॉर कह रहे हैं ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कह रहे हैं अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है तब रेलिवेंट स्टैंडर्ड लग जाएगा। सिमिलरली थिंग दे हैव सेट फॉर AS21, 23 एंड 27। कह रहे हैं कि जनरली देखो भाई ये नहीं लगता, सेम गोस फॉर AS25। कह रहे हैं रिक्वायर्ड नहीं है एक नॉन कंपनी एंटिटी जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए या इंटायरम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाए। कह रहे हैं ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर वो रिक्वायर्ड है या इलेक्ट करती है कि हमें प्रेजेंट करके चल रहे हैं CFS या इंटायरम फाइनेंशियल रिपोर्ट। नाउ व्हाट दे हैव डन इज उन्होंने अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए। कह रहे हैं एज पर द रिवाइज स्कीम इफेक्टिव फ्रॉम अकाउंटिंग पीरियड कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 April 2024, classify the non-companies entities for the purpose of applicability of accounting standard, briefly explain the criteria for each category। आपको सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। चलो पढ़ के देखना जरा, क्या सेम चीज नहीं बोल दी। कह रहे हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए नॉन कंपनी एंटिटीज को दो कैटेगरी में बांटेंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड लार्ज एंटिटीज। देन उन्होंने बस ये बताया कि एमएसएमई क्या है और लार्ज एंटिटी क्या है जो एमएसएमई नहीं। देन बेटा उसके बाद तो आपको वही दे रखा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग टू कंपनीज। कंपनीज के केस में बेटा देयर इज नॉट एनी चेंज, तो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है एग्जैक्टली वही है, ठीक है। अब टेक्सचुअल नॉलेज की बात करके चलें तो देखो क्या कहते हैं, कह रहे हैं फ्रॉम विच अकाउंटिंग पीरियड रिवाइज स्कीम एप्लीकेबल है नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए, तो इट इज 1 April 2024। Which of the following is not a condition for classification of a non-company entity as MSME? Turnover should not exceed 250 crore, correct. Entity should not be a bank or insurance company, correct. Entity should not be a subsidiary of a non-MSME, correct. Borrowings exceeding 100 crores, 100 crores ये गलत हो गया बेटा, सी, ठीक है। Which of the following accounting standard is not applicable in its entirety to all MSME? बेटा AS3, ठीक है। तो ये नॉन एप्लीकेबिलिटी थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर एक नॉन कंपनी एंटिटी न्यूली क्वालिफाइज एज एमएसएमई, व्हेन इट कैन स्टार्ट अवेलिंग एग्जम्पशन, कंसेक्यूटिव 2 साल आपको रहना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट ईयर से कर सकते हो नहीं, फ्रॉम द सेकंड ईयर आफ्टर क्वालिफिकेशन ओनली इफ इट रिमेन्स एमएसएमई फॉर 2 consecutive ईयर्स, ठीक है। इसी तरीके से बेटा इन्होंने आपको जो है एमसीक्यूज और दे रखे हैं, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, विच यू विल सी एट योर ओन लेवल, सेवंथ, एट। अब मैं आता हूं इसके केस सिनेरियो क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो केस सिनेरियो क्वेश्चन में देखो, थ्योरी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐड कर दिया, कह रहे हैं की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है एमएसएमई की, अवेलिंग द एग्जम्पशन अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो एग्जम्पशन अवेल कर रही होती है तो आप बताएंगे कि दैट वी आर एन एमएसएमई और हमने जो है जो भी एग्जम्पशंस रिलैक्सेशंस अवेलेबल हैं वी हैव अवेल्ड दैट, या जो स्टैंडर्ड्स हमने फॉलो करने हैं दैट हैव बीन कंप्लाइड विद, ठीक है। केस सिनेरियो, रवि ट्रेडर्स एक पार्टनरशिप फर्म है, नॉन कंपनी एंटिटी, टर्नओवर 230 करोड़, तो टर्नओवर के मामले में तो एमएसएमई हो गए। बोर्विंग्स 45 करोड़, अगेन एमएसएमई। बैंक नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, ना ही सब्सिडरी है ऑफ अदर एंटिटी। फर्म जो है वो अवेल करना चाहती है एमएसएमई एग्जम्पशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है, ठीक है। क्राइटेरिया जो है वो एमएसएमई को फुलफिल हो रहा है। कह रहे हैं वन ओम फिंसबर्स एलएलपी हैज द टर्नओवर ऑफ 180 करोड़ एंड बोर्विंग ऑफ 55। सर बोर्विंग जो है वो दिक्कत है, कह रहे हैं इट इज नॉट अ लिस्टेड एंटिटी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कह रहे हैं कैन इट क्लासिफाई एज एमएसएमई, बताइए क्या एमएसएमई की तरह क्लासिफाई करके चल सकती है। सर इन माय ओपिनियन इट कैन नॉट, बाय बिकॉज बोर्विंग जो है वो 55 करोड़ हो गया, एक्सीडिंग 50 करोड़ हो गया। तो अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे, देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, सॉरी आएंगे बेटा ये केस सिनेरियो 12 के ऊपर आओ। कह रहे हैं क्वालिफाइज एमएसएमई, वाई, क्योंकि टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, बोर्विंग 50 करोड़ से कम है, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया कि नॉन कंपनी एंटिटी है तो ये अवेल कर सकती है एग्जम्पशन, ठीक है। इन्होंने ये चीज आपको बोल दी। नेक्स्ट, अच्छा इन्होंने एक पैराग्राफ ऐड करा, देखो बेटा जरा। कह रहे हैं क्या एमएसएमई एग्जम्पशन अवेल कर सकते हैं 24-25 में, हमने कहा यस कर सकते हैं। कह रहे हैं फर्दर इट हैज बीन एज्यूम कि अगर ये नॉट न्यूली क्वालिफाइंग एज एमएसएमई है, बिकॉज नॉन कंपनी एंटिटी दैट न्यूली क्वालिफाइज एमएसएमई कैन अवेल एग्जम्पशन ओनली इफ इट रिमेन एमएसएमई फॉर 2 consecutive ईयर। तो कह रहे हैं 2 साल अगर आप कंसेक्यूटिवली एमएसएमई रहते हैं, अगर आप न्यूली क्वालिफाइड एमएसएमई नहीं है, ठीक है, तो उस केस में 2 साल आपका एमएसएमई रहना पड़ेगा एग्जम्पशन अवेल करने से पहले। और अगले का आंसर देखो, नो, कह रहे कैन नॉट बी क्लासिफाइड एमएसएमई बिकॉज बोर्विंग जो है किससे एक्सीड कर रही है, 50 करोड़ से एक्सीड कर रही है, तो कंडीशन वॉयलेट हो गई। तो बेटा बस ये था जो आपने करके चलना, ठीक है। दिस वाज इट, ये आपकी अमेंडमेंट थी इन द चैप्टर, ठीक है, 3 एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।